स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया। अगर किसी कंपोनेंट पर लोड लगाया गया है तो कंपोनेंट के अंदर यानी कि मटेरियल में एक रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होता है जो कि इस एक्सटर्नल लोड को अपोज करता है, और इसी इंटरनल फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, लोड पर और एरिया पर। अगर लोड कांस्टेंट हो तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस एरिया के साथ रिवर्स प्रोपोर्शन में होता है। इसका मतलब जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ स्ट्रेस कम होगा, और जहाँ एरिया कम है वहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होगा। जैसा कि इस कंपोनेंट में हम देख सकते हैं, ये कोई कंपोनेंट है जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर सबसे लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी ड्यू टू अप्लाइड लोड। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी, लेकिन जो भी स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म है, जैसा कि लाइन से ड्रॉ किया गया है। अगर कंपोनेंट के राइट साइड में देखें तो यहाँ पर रेजिस्टिंग एरिया कम है कंपोनेंट की, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ भी स्ट्रेस यूनिफॉर्म है। लेफ़्ट साइड में स्ट्रेस कम है लेकिन यूनिफॉर्म है, राइट साइड में स्ट्रेस ज़्यादा है लेकिन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर हम उस सेक्शन पे देखें जहाँ कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, उस कंपोनेंट हम देख सकते हैं जो स्ट्रेस लाइंस हैं उसमें टर्बुलेंस क्रिएट हो गया है, बहुत पास पास आ गई हैं, कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं। तो इसी को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेस, या इस सिचुएशन कहते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि स्ट्रेस का कहीं एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, स्ट्रेस का लोकलाइजेशन हो जाना। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अगर कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तब तो उस कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि स्ट्रेस मटेरियल के अंदर ही जनरेट होता है। लेकिन अगर कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में या कंपोनेंट में होल है, नॉच है या स्लॉट्स बने हुए हैं, तो जहाँ भी होल होगा, नॉच होगा और स्लॉट्स बने होंगे वहाँ पे मटेरियल नहीं होगा। तो अगर वहाँ पे कुछ मटेरियल होता तो वो उस स्ट्रेस को जनरेट करता जो कि एक्सटर्नल लोड को अपोज करेगा। लेकिन जब वहाँ पे मटेरियल ही नहीं है तो उसके हिस्से का स्ट्रेस कौन जनरेट करेगा, उसके जस्ट बगल वाला मटेरियल। इसलिए उस एरिया के आसपास हाई स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ तक कि अगर सरफेस रफनेस है या जैसे सरफेस पे स्क्रैच है तो इसका मतलब भी होता है कि वहाँ जहाँ तक स्क्रैच है वहाँ तक मटेरियल नहीं है, तो वो स्ट्रेस जो वो मटेरियल जनरेट कर सकता था वो जनरेट नहीं कर पाएगा, तो उसके अगल बगल वाला जो मटेरियल होगा वो उस स्ट्रेस को जनरेट कर देगा। तो उसका अपना खुद का स्ट्रेस प्लस जहाँ मटेरियल नहीं है वहाँ का स्ट्रेस, कुल मिला के वहाँ का स्ट्रेस हाई हो जाता है। इसको कहते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो इसमें सबसे कम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है लेफ़्ट साइड, उससे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है राइट साइड। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ जनरेट हो रहा है, जहाँ पर कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि बीच में। यहाँ एक टर्म आता है थ्योरेटिकल और फॉर्म स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम स्ट्रेस इन द मेंबर, यानी कि जहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो रही है, डिवाइडेड बाय नॉमिनल स्ट्रेस इन मेंबर एट मिनिमम क्रॉस सेक्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में नॉमिनल स्ट्रेस जनरेट हो रही है, तो हमको कौन सी स्ट्रेस लेनी है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन, यानी कि राइट साइड पे जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसको लेना है। तो पूरे कंपोनेंट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय
कंपोनेंट में नॉमिनल स्ट्रेस वो वाली जो कि मिनिमम क्रॉस सेक्शन पे लग रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कितना है, वो है थ्योरेटिकल और फॉर्म स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल स्ट्रेस। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। कोई प्लेट है जिस पे इलिप्टिकल होल बना है और इस होल के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है, या हम कह सकते हैं कि लोड के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इलिप्टिकल होल है। यानी कि होल अगर एक्स एक्सिस पे है इलिप्टिकल होल, तो जो लोड लग रहा है वो वाई एक्सिस पे लग रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रांसवर्स इलिप्टिकल होल मतलब जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होल क्रिएट किया गया है जो कि इलिप्टिकल शेप का है। अगर फर्स्ट फिगर को आप देखें तो इस पर जो लोड अप्लाई हो रहा है प्लेट पे, एक्सटर्नल लोड, उसकी वजह से प्लेट में जो होल क्रिएट किया गया है इसके दोनों तरफ स्ट्रेस जनरेट होगी। जहाँ तक मटेरियल है काफ़ी दूर तक वहाँ पर यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगी, लेकिन उस एरिया में जहाँ होल क्रिएट किया गया है वहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं है। अगर यहाँ पे मटेरियल होता तो यहाँ पर भी स्ट्रेस जनरेट होता, लेकिन जब मटेरियल ही नहीं है तो स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, स्ट्रेस जनरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ का स्ट्रेस फिर कौन टेक ओवर करेगा, इसके जस्ट बगल वाला मटेरियल। इसलिए होल जहाँ ख़त्म हो रहा है यानी कि जहाँ मटेरियल शुरू हो रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। वो उस खाली एरिया का भी जहाँ होल क्रिएट है उस एरिया का भी स्ट्रेस जनरेट कर देता है। उसी मटेरियल को पूरा का पूरा स्ट्रेस जनरेट करना होता है जो कि होल के हिस्से का था। तो होल के पास जो मटेरियल है वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। तो ये है एक सिचुएशन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की, यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल। इसका फार्मूला है सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा 1 + 2a डिवाइडेड बाई b। यहाँ पर a और b क्या है, a है मेजर रेडियस ऑफ द इलिप्टिकल होल और b है माइनर रेडियस ऑफ द इलिप्टिकल होल। अब हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्म स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होता है KT, वो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉमिनल स्ट्रेस। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 से मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू हम पुट कर दें तो यहाँ से KT आ जाएगा 1 + 2a डिवाइडेड बाई b। ये हो जाएगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू। यहाँ पे सिग्मा क्या है, नॉमिनल स्ट्रेस है, यानी कि जहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस है उस स्ट्रेस की वैल्यू। अब मान लीजिए कि a इज ग्रेटर देन b, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। मान लीजिए कि a b का 2 गुना है, a = 2b। तो अगर हम a की जगह 2b रख देते हैं तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा वो आएगा 5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल स्ट्रेस। अब सोच लीजिए अगर इस कंपोनेंट में होल ना होता तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता इस लोड की वजह से सिग्मा, लेकिन इस होल की वजह से इस कंपोनेंट में 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इतना हाई स्ट्रेस। तो जितने भी हमारे इक्वेशन होते हैं जैसे एक्सियल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के, बेंडिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, ये सब फार्मूले तभी यूजफुल होते हैं जब क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो। अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि इस पूरे कंपोनेंट में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है और उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हम फार्मूले यूज करेंगे। जैसे इसी कंपोनेंट में अगर होल ना होता तो स्ट्रेस होती सिग्मा, लेकिन इस होल की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस उस कंडीशन की 5 टाइम्स हो गई है। चलिए सेकंड फिगर की अगर बात करें
तो अब की बार हमने एज्यूम किया है ए इज लेस देन बी। यहाँ पे जो मेजर डायमीटर था, मेजर रेडियस था, वो माइनर रेडियस हो गया और माइनर रेडियस जो था वो मेजर रेडियस हो गया। अब मान लीजिए कि ए इज 1/2 ऑफ बी, बी का हाफ है ए। तो अगर हम केटी वाले फार्मूले में ए की जगह b/2 पुट करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा 2 टाइम्स सिग्मा। यानी कि इस टाइप का अगर होल है तो उस होल की वजह से जो नॉमिनल स्ट्रेस जनरेट होता उसका 2 टाइम्स स्ट्रेस जनरेट होगा मटेरियल में। और मान लीजिए कि अगर a = b कोई सर्कुलर होल है तो केटी वाले फार्मूले में एक जगह b रखिए तो आएगा सिग्मा मैक्सिमम = 3 सिग्मा। यानी कि अगर सर्कुलर होल है तो होल ना होता उस कंडीशन से जो स्ट्रेस जनरेट होती उसका 3 गुना स्ट्रेस जनरेट होगा ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ हम इजीली देख सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल के होने की वजह से स्ट्रेस की वैल्यू कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है। तो जब भी हमको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगा तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले कि उसमें मैक्सिमम कितना स्ट्रेस जनरेट हो रही है। नॉच, इस प्लेट में एक नॉच बनाया गया है जिसका रेडियस है स्मॉल r और जो डेप्थ है नॉच की वो है a। ऐसी सिचुएशन में जो फार्मूला होगा स्ट्रेस का वो होगा सिग्मा मैक्सिमम = नॉमिनल स्ट्रेस सिग्मा ब्रैकेट में 1 + 2a डिवाइडेड बाई r। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का। मैक्सिमम होता क्या है कि जितने भी कंपोनेंट हैं वो यूनिफॉर्म लगभग नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम उसको यूनिफॉर्म नहीं बना सकते हैं, वहाँ पे होल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में फिट हो जाए इसके लिए क्रॉस सेक्शन भी चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हम ये कैलकुलेट करें कि अगर कंपोनेंट इस शेप का है, उसमें ये फीचर्स हैं, होल है, स्लॉट है, तो इस कंपोनेंट में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।